अस्सलाम वालेकुम जी। ना मेरे हाथ में दो मैग्नेट हैं छोटे छोटे, तो आपने देखा कि ये बड़ी आसानी से ऐसे जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट पोल एक दूसरे को, और जो सेम पोल है वो रिपेल करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की आपके सामने ख़वातीन हज़रात, और ये कामयाब नहीं हो सका। मैं ज़ोर तो ज़्यादा मुझे नहीं लगाना पड़ा, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हो रहे। तो मैं ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाता हूँ, फिर भी ये स्ट्रेट बिल्कुल इकट्ठे नहीं होते। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने पे ये इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी इसलिए कि ये मैग्नेट ज़रा छोटे हैं। थोड़े ज़रा बड़े मैग्नेट हों, अभी देखिए जूँ ही में थोड़ी सी फोर्स ज़रा ख़राब होती है तो ये लो जी, तो सेम पोल को एक दूसरे के करीब लेके आना, वो जिसे उर्दू में कहते हैं जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मतलब खासा औखा काम है। सो इज द केस विद द सेम टाइप ऑफ चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्जेस को या दो नेगेटिव चार्जेस को जब आप ऐसे करीब ला के मिलाने की कोशिश करेंगे, फ्यूज टुगेदर, तो अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि दो न्यूक्लियाई को, जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो न्यूक्लियाई को अगर आप ऐसे करके जोड़ने की कोशिश करेंगे, करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे। तो अगर आप इनको फ्यूज टुगेदर करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा, अगर आप करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये बनेगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि मैंने कहा कि दो न्यूक्लियर को, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, जब आप करीब लाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी, हो सकती है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर इतने ढेर सारे जो प्रोटॉन हैं और वो सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे इकट्ठे हैं, वो तो जनाब बड़े मुश्किल काम है। चलें इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अभी हम आज के लेक्चर में ज़्यादा रोशनी डालेंगे, आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के वेरी लास्ट लेक्चर में थ्योरी में ज़्यादा रोशनी डालेंगे, ढेर सारी। आज जरा छोटी सी मोमबत्ती से रोशनी डालेंगे। बहरहाल तो जनाब फ्यूजन रिएक्शन क्या है? फिशन हमने पढ़ ली है, स्पेशल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का स्पेशल केस है फिशन। जब एक हैवी न्यूक्लियस दो ऑलमोस्ट सेम साइज के न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप होता है और इस अमल के नतीजे में एनर्जी खारिज होती है। तो फ्यूजन क्या है? जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो इस अमल के दौरान भी एनर्जी खारिज होती है, ढेर सारी, बल्कि फिशन से ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। ये रिएक्शन भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का, न्यूक्लियर रिएक्शन का स्पेशल केस है, जिसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपके सामने है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे अगर आप देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं इनके लिए भी, और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम है। और जो पीरियोडिक टेबल के मिडिल पे है इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है कि हैवी न्यूक्लियस टूट के अगर इस साइज के न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप होगा तो इनकी एनर्जी चूंकि ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। और अगर दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके अपने से बड़ा न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करेंगे, वो छोटे की निस्बत बड़े की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ज्यादा है, तो उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त भी ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। तो फ्यूजन के नतीजे में भी आपको एनर्जी मिलेगी। बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्रेडिक्ट करती है फिशन या फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी पॉसिबिलिटी के बारे में, कि कितनी एनर्जी आपको मिल सकती है, उस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एनर्जी से ही पॉसिबिलिटी का अंदाजा होगा। तो जनाब करना हमने ये है, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रिपेल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं जाता ये हम जरा बाद में देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी कार्रवाई के दो न्यूक्लियाई को आपने इकट्ठे करना है। अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इकट्ठा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप उनको किसी तरीके से इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए तो फिर कैसे कामयाब होंगे ये बात की बात है। अगर कामयाब हो जाएं तो देखें जी, ड्यूटियम के अगर दो न्यूक्लियाई हों 1H2 1H2, तो ये मिलके बनाते हैं जनाब He2 और इस अमल के दौरान अगर आप इनको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएं तो 24 MeV एनर्जी रिलीज होगी। अब फिशन में तो 200 MeV के लगभग एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे आपने दो न्यूक्लियाई को फ्यूज टुगेदर किया, इकट्ठा किया, तो 24 MeV ओनली, लेकिन न्यूक्लियॉन भी तो 4 हैं भाजी सिर्फ, तो 6 MeV पर न्यूक्लियॉन एनर्जी मिली, जबकि फिशन में ऑलमोस्ट 0.9 MeV पर न्यूक्लियॉन के लगभग आपको मिलती है। तो पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फिशन। जब इसमें 200 न्यूक्लियॉन हिस्सा लेंगे
तो फिर आप साहब देखें जनाब, जब 50 रिएक्शन ऐसे होंगे तो उसके मुकाबले में कितने गुना एनर्जी खारिज होगी या निकलेगी। तो फ्यूजन के नतीजे में फिशन के मुकाबले में फ्यूजन में एनर्जी कहीं ज़्यादा आपको मिलती है। इस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। ज़्यादा चांस ये होते हैं कि 1H2 मिलें तो 1H3 ट्रीटियम प्लस प्रोटियम यानी प्रोटॉन बनाएंगे और 4 MeV एनर्जी निकलेगी, 1 MeV पर न्यूक्लियॉन एनर्जी निकलेगी। या 1H2 मिलकर जनाब हीलियम 3 वाला इसका आइसोटोप प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा और इस अमल में 3.3 MeV एनर्जी मिलेगी। या अगर ड्यूट्रियम और ट्रीटियम अगर इनको मिलाए 1H3 को मिलाएं तो He2 प्लस न्यूट्रॉन और ऑलमोस्ट 17.6 MeV टोटल एनर्जी इस फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में आपको मिलेगी। देखिए जी, इसमें तो 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो मसला कोई नहीं है, सिर्फ उसका मैस में रोल है, चार्ज में इनके मिलने में उसका रोल नहीं है। लेकिन इस लिहाज से रोल ज्यादा होगा कि आप जब करीब लेके आएंगे तो जितना मैस ज्यादा होगा तो जाहिर बात धक्का लगाना भी उतना थोड़ा दुश्वार होगा। तो अगर आप ओनली प्रोटॉन को इकट्ठा करें, सिर्फ प्रोटॉन 2 प्रोटॉन को, जैसा कि ये सूरज में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, इस पे हम जरा बाद में रोशनी डालते हैं, तो फिर न्यूट्रॉन का मैस तो निकल जाएगा उस कंपटीशन से, वो तो जिक्र नहीं होगा। अब मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मसला ये है कि आप 2 पॉजिटिव चार्जेस को इकट्ठा कैसे करेंगे, कैसे इकट्ठा लेके आएंगे, ये भी एक बड़ा टास्क है करने वाला। तो एक आम तरीका तो ये है जनाब कि एक प्रोटॉन को पकड़े, दूसरे प्रोटॉन को पकड़े, भाजी मिल जाओ ऐसे करीब लेके आए। लेकिन जैसे जैसे करीब लेके आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती जाएगी, तो उनको करीब लाना मजीद मुश्किल होता जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखें ना, मैं जरा प्यार से कोशिश कर रहा था इन दोनों मैग्नेट को करीब लाने की, इसकी बजाय बेहतर ये है कि हम यहाँ पे एक मैग्नेट को फिक्स करें, दूसरे को यहाँ पे ऐसे करके फेंकें ऐसे। तो जब आप फेंकेंगे जैसे जैसे करीब जाएगा रिपल्शन ज्यादा होती जाएगी, करीब जाके इधर सज्जे खब्बे निकल जाएगा क्योंकि रिपल्शन मिलेगी, या वापस आ जाएगा, रीबाउंड हो जाएगा। आप जरा ज्यादा जोर से फेंकें, ज्यादा स्पीड से फेंकें, जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे इनिशियल किनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। देखिए, आप 2 पॉजिटिव चार्जेस को करीब ला रहे हैं, तो यहां पे जब आप एक प्रोटॉन को फेंके थ्रो करेंगे, इसकी वेलोसिटी है, इसकी किनेटिक एनर्जी है, तो जैसे जैसे करीब जाएगा किनेटिक एनर्जी तो रिपल्शन की वजह से कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जैसे जैसे करीब जाएगा बिल आखिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उससे आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे किनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। आइडियल केस में प्रैक्टिकली तो वो रीबाउंड होगा या फिर वहां से उस रिपल्शन की वजह से वहां पे बैठा तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उस पहलू को जरा छोड़ भी दें तो यहाँ पे जाके उसकी किनेटिक एनर्जी 0 हो गई। करीब जाके आप जरा ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो किनेटिक एनर्जी को 0 होने में जरा ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। आप और ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो वो ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, और ज्यादा जोर से फेंकें और ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस कौन सा, कोई खोखा है या कोई डब्बा है या कोई कमरा है जिसके अंदर घुस गया तो बस अब ये बाहर नहीं निकल सकते, मतलब देयर इज नो हार्ड शेल, कोई ठोस कवर तो नहीं है इसका कि जी इसके अंदर पहुंच गए तो कि जी एक प्रोटॉन है ये आपस में अब रिपेल नहीं करेंगे जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में है। जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये उस वक्त तक रिपेल करेंगे जब तक न्यूक्लियस से बाहर हैं। अब सवाल ये है, कोई डेफिनेट बाउंड्री तो है नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि ये न्यूक्लियस में है। देखिए, हमने बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर को डिस्कस करना है, वहां पे जाके ज्यादा डिटेल से इस बात में बहस होगी। लेकिन एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, 10⁻⁻17 मीटर की रेंज में ये अमल करती है। तो अगर, और ये इसका चार्ज से ताल्लुक नहीं है, कोई पार्टिकल होते हैं क्वार्क, हर वो पार्टिकल जो क्वार्क के मिलने से बना है उस पर ये फोर्स अमल करती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क के मिलने से बनते हैं और ये अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो अगर 2 प्रोटॉन इतने फासले पर आ जाएं एक दूसरे के, तो फिर इनके दरमियान 2 फोर्स होंगी, कूलम रिपल्सिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्शन की है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, कूलम फोर्स। तो नतीजा क्या होगा, फिर कूलम फोर्स की बजाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगी, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ज्यादा
इफेक्टिव होगी, नतीजा ये होगा कि फिर वो रिपेल करने की बजाय अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, दूर दूर से रिपल्शन होगी। लेकिन जब एक हद से ज्यादा नजदीकियां आ जाएंगी फिर दूरियों का असर कम हो जाएगा, नजदीकियों का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर अट्रैक्शन डोमिनेट करने लग जाएगी। तो असल में हमारा टास्क क्या है कि जब हमने एक न्यूक्लियस की शक्ल में इख्तियार बनाना है, इनको एक न्यूक्लियस बनाना है, दो प्रोटॉन्स को मिला के, मैं बार बार दो प्रोटॉन की बात इसलिए कर रहा हूं, आप दो हीलियम को मिला के भी एक हीलियम से जो बड़ा बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम से ज्यादा होगी, उसमें भी एनर्जी खारिज होगी। लेकिन मुसीबत यह है कि हीलियम में दो प्रोटॉन है, दूसरी हीलियम में भी दो प्रोटॉन है, तो पहले एक एक प्रोटॉन को तो इकट्ठा करने की कोशिश करें, दो दो को तो उससे ज्यादा बड़ा टास्क होगा, रिपल्शन उससे ज्यादा होगी। तो बहरहाल दो प्रोटॉन्स को जब आप करीब लेके आएंगे, तो अगर आप इतना करीब लेके आने में कामयाब हो जाएं 10⁻17 मीटर की रेंज में, तो फिर नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी। तो फिर रिपल्शन की फोर्स अमल नहीं करेगी या इफेक्टिव नहीं रहेगी, बल्कि अट्रैक्शन की फोर्स अट्रैक्टिव हो डोमिनेट कर जाएगी, और फिर वो प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे और हंसी खुशी रहने लगेंगे और फिल्म खत्म हो जाएगी। मतलब ये करना गया है, इतने करीब लेके आना है, तो क्या करे जी, फेंके इसको ज़्यादा स्पीड से जाएगा, किनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, बिलाखिर जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। और ज़्यादा स्पीड से फेंके, इनिशियल किनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जीरो होते होते उसे टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा, वो दूसरे न्यूक्लियस के दूसरे प्रोटॉन के ज़रा ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा, और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंके और ज़्यादा करीब चला जाएगा। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकें कि रिपल्शन का असर होते होते, किनेटिक एनर्जी जीरो होते होते वो 10⁻17 मीटर की रेंज में पहुंच जाए, यानी मोहब्बतों की रेंज में पहुंच जाए, यानी फिर वो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेगा। सवाल ये है कि इतनी स्पीड से फेंकेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, फास्ट बॉलर बुलाएं कोई ऐसा फिनोमिनन जनाब, साइक्लोट्रॉन हो, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटर हो, उससे भी इतनी स्पीड पॉसिबल नहीं है कि आप इनको इतने करीब ले आने में कामयाब हो जाएं जनाब अली। और कोई नॉन तरीका हमारे पास नहीं है इतनी ज़्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करने का कि वो एक दूसरे के इतना करीब पहुंच जाएं, इतनी स्पीड से हम फेंकें कि उनकी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते होते वो एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में आ जाएं। तो फिर ही फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट होगा, फिर ही ये एक न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार करेंगे, फिर ही आपको फिशन के मुकाबले में काफ़ी सारी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एक तरीका है जिससे आप इतनी स्पीड एक्वायर कर सकते हैं, वो क्या, देखें जी, हमने ये डिस्कस किया कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ज्यादा होगा तो किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी स्पीड ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, एटम या मॉलिक्यूल की। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी यानी प्रोटॉन को भी आप ज्यादा स्पीड देने के लिए, ज्यादा किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जहां पे आपने फ्यूजन रिएक्शन कराना है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा कर दीजिए। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे स्पीड ज्यादा होगी, और ज्यादा चाहिए टेम्परेचर और ज्यादा कर दें, चूल्हे पे रख दें और टेम्परेचर ज्यादा कर दें, और टेम्परेचर ज्यादा कर दें, और टेम्परेचर ज्यादा कर दें, और ज्यादा टेम्परेचर कर दें, कितना का ज्यादा टेम्परेचर कर दें, एवं 10 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर कर दें, करोड़ का सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो इतनी स्पीड हो जाएगी एक प्रोटॉन की, फिर वो आसानी से दूसरे प्रोटॉन के साथ फ्यूज टुगेदर हो जाएगा, एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेगा। करोड़ का सेल्सियस टेम्परेचर कहां से आएगा? सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5600 सेल्सियस है, सूरज की कोर का टेम्परेचर 15 से 20 मिलियन है, 1.5 से 2 करोड़ सेल्सियस है, यानी तकरीबन सूरज की कोर पे जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर चाहिए जनाब हमें फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। और इतना टेम्परेचर कहाँ से हासिल होगा? दुनिया भर के चूल्हे चला लें, कोयला चला लें, लकड़ियाँ चला लें, दिल जला लें, इतना टेम्परेचर नहीं मिलना। तो इतना टेम्परेचर आपको कहाँ से मिलेगा? फिशन से। तो पहले फिशन कराएंगे, मतलब एटम बम चलाएंगे और उसके नतीजे में फ्यूजन होगा। ये जो फ्यूजन है ना, ये हाइड्रोजन बॉम्ब कहलाता है। तो फ्यूजन को वकूफ पजीर होने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, आपको हाइड्रोजन बॉम्ब चलाने के लिए, फ्यूजन करने के लिए आपको पहले फिशन करानी होगी।
फेशियल नहीं कराना होगा भाजी, फिशन रिएक्शन कराना होगा। उसके नतीजे में टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उसके नतीजे में फिर आपको फ्यूजन रिएक्शन मिल सकता है। हाँ, फिशन से जितनी एनर्जी आपको मिलेगी उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आपको फ्यूजन से मिलेगी। एटम बम के मुकाबले में हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक है, कम से कम दो वजहों से। एक तो ये कि इसका फ्यूल आसानी से अवेलेबल है, फिशन की तरह आपको ढूंढना नहीं पड़ता यूरेनियम। दूसरा, एनर्जी आपको आसानी से हासिल तो नहीं होती, लेकिन फ्यूल आसानी से हासिल हो जाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू फिशन। उस एनर्जी को जनाब इकट्ठा करना, मतलब क्या फायदा उस एनर्जी का। फिशन के नतीजे में जब टेम्परेचर करोड़ सेल्सियस के लगभग होगा तो सारा कुछ तो वहीं पे जाता रहेगा। हीट इतनी ज्यादा पैदा होगी फिशन के नतीजे में कि सारी इमारतें, सारे इंसान, हर शय, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। तो हर शय तबाह बर्बाद हो जाएगी। जब हर शय खत्म हो गई तो फिर वहां पे हाइड्रोजन बॉम्ब, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, अम्ब लेने को चलाना है। फिर क्या फायदा जनाब उसका, जब पहले ही हर शय खत्म हो गई है तो। और दूसरा मसला यह भी है कि फिशन को तो हमने कंट्रोल कर लिया न्यूक्लियर रिएक्टर में, जनाब फ्यूजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तक तो इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हुआ, ना इनिशिएट करना पॉसिबल हुआ। पठाना तराना जी माजत के साथ इस्माइल खान साहब के ना तो जनाब जो धक्का लगा के स्टार्ट करना सौखा, तो एक बार स्टार्ट हो जाए तो मुड़ के रोकना भी औखा। तो जनाब मसला ये है कि इनिशिएट करना भी मुश्किल है, और अगर इनिशिएट हो जाए तो फिर इसको रोकना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको कंट्रोल करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। अदरवाइज ये ज्यादा बेहतर है अगर आप फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए ना किसी तरह से, तो ये फिशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। क्या क्या फायदे हैं जरा सुने इसके। पहले नंबर पे फ्यूल इज इजीली अवेलेबल, दूसरे नंबर पे एनर्जी फिशन से कहीं ज्यादा मिलती है, और तीसरा जो ज्यादा बेहतर और बड़ा फायदा है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जो फिशन के नतीजे में रेडियो एक्टिविटी का खतरा है वो नहीं रहेगा। न्यूक्लियर फिशन का जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ना, उसमें रेडियो एक्टिविटी का हमें कोई खतरा नहीं। क्यों? उस रेडियो एक्टिविटी से जिसको नुकसान पहुंचना है वो पहले ही मर चुके होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वहां पे तबाही मचने के बाद जो फिशन फ्रैगमेंट्स होंगे वो रेडियो एक्टिविटी फैलाएंगे। बाद में भी बहुत अरसे तक वहां पे आबादकारी होना जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ्यूजन में ऐसा इशू नहीं है। फिशन में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है वहां पे रेडियो एक्टिविटी का इशू है। रेडियो एक्टिविटी के जो हैजर्ड्स हैं वो नुकसान, वो तो इश्यूज हैं, उनसे बचना पड़ेगा हमें। लेकिन फ्यूजन में ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेडियो एक्टिव है ही नहीं। तो ये फायदे हैं फ्यूजन के फिशन की निस्बत। लेकिन मसले बस दो ही हैं कि शुरू कराना भी औखा, तो शुरू हो जाए तो रोकना भी औखा। तो जनाब अब सूरज में यही काम हो रहा है, तो वहां पे तो चूंकि हम मौजूद नहीं हैं और वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि डायरेक्टली हम एक्सपोज नहीं होते। हम तो ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर हैं, इसलिए हमें फायदा लग रहा है। बहरहाल हमारा तो सारा जिंदगी का दारोमदार ही सूरज पर है, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा है और चेन रिएक्शन हो रहा है। देखिए सूरज पे क्या हो रहा है, दो प्रोटॉन मिलके दो प्रोटियम मिलके ड्यूट्रियम बना रहे हैं, प्लस क्यू का मतलब एनर्जी, पॉजिटिव बीटा पॉजिट्रॉन और एनर्जी निकलती है। फिर वो जो ड्यूट्रियम बना है वो एक प्रोटियम के साथ, एक प्रोटॉन के साथ मिलके He2 बनाता है, प्लस गैमा रेडिएशन प्लस एनर्जी, और फिर He2 ये मिलके He2 बनाते हैं। हीलियम हाइड्रोजन से शुरू हुआ, हीलियम तक पहुंच गया और दो प्रोटॉन फिर मिल गए आपको। यही दो प्रोटॉन फिर से रिएक्शन इनिशिएट करेंगे, तो एक साइक्लिक किस्म का चेन रिएक्शन हो रहा है और हीलियम प्रोड्यूस होती जा रही है। और जब तक ये फ्यूल मौजूद है, फिलहाल तो मौजूद है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के नतीजे में प्रोटॉन पैदा भी हो रहे हैं, तो ये साइकिल चलता जा रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और एनर्जी मिल रही है। ये एनर्जी और सोलर सिस्टम में और जगहों पे जा रही है, साथ हम तक भी आ रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर किसी वजह से ये फ्यूल खत्म हो गया तो फिर सूरज की रोशनी, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, फिर ये हो जाएगा जी जब फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। बहरहाल वो ये तो फिल्मी शायरी है ना कि सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। जब सूरज मध्यम हो जाएगा तो जनाब चांद कैसे जलेगा, चांद भी सूरज की वजह से ही जल रहा है।
तो फिर चांद भी मध्यम हो जाएगा टेक्निकली। तो जब आपको गाने सुने या कोई फिल्में वगैरह देखें, कोई ड्रामे देखें, तो उसमें फिजिक्स की गलतियों पे जरा ध्यान दिया करें। इंजॉय अगर आपने करना हो तो फिर फिजिक्स को जरा साइड पे रखा करें। वैसे ही फिजिक्स को अगर आप साइड पे रख दें, पढ़ने पढ़ाने का अमल छोड़ें, तो फिर तो वैसे ही इंजॉयमेंट शुरू हो जाती है। बहरहाल आज आपकी खिदमत में पेश किया गया फ्यूजन रिएक्शन। अगली किस्त में हाजिर होंगे कि ये जो रेडिएशन निकलती है सूर्य से भी, जो हम तक रोशनी आती है, वो हीट इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि वो आती है, उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शामिल हैं और कहाँ कहाँ से रेडिएशन आती है, ये जनाब अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने। अल्लाह हाफिज़।